हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मिसिंग 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, सो उसके लिए फिर से सॉरी अगेन। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट के ऊपर है, क्योंकि हम सबको पता है कि बजट आ चुका है 2023-24 का। सो हम ये जो वीडियो होगा वो बजट की सारी विशेषताएँ जो हैं इस साल की, उन सब के ऊपर बात होगी, ठीक है। प्लस एक चीज़ और, ये नोट्स ये जो है ये मैंने खुद नहीं बनाया है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ना कि वित्त मंत्रालय यानी मैंने विभाग से ही जाके डाउनलोड किया है। एज़ इट इज़ मैं ये अपलोड करूँगी वीडियो बना करके, तो इसमें कोई चेंज नहीं है कि मैंने अपने साइड से कुछ डाला है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बजट में 2022-23 2021-22 में क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, ठीक है। और 2023-24 में जो बजट है उस बजट में क्या नई चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, जो लोगों को मदद करेंगे। हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और ये बजट जो है इसमें काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया गया है ना, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। सो चलते हैं समझने के लिए आगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर सब करें और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स में भी मेरे वीडियो को शेयर करें। ओके, सो हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले अमृतकाल के लिए विज़न, ठीक है। इसमें क्या है, 3 चीज़ों की प्राइमरी है। फर्स्ट क्या है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, ओके। दूसरा क्या है, रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा क्या है, सुदृढ़ और स्थिर बृहत यानी आर्थिक वातावरण निर्मित करना। सो फ्रेंड्स देखो, आगे जो ये डायग्राम बना हुआ है, सप्तऋषि यानी 7 प्राथमिकताएं, इसका मतलब ये है कि 2023-24 के बजट में इन्हीं 7 बातों के ऊपर बल दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे इनको, ये तो सिर्फ हेडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे सबको। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो प्लीज़ आप केयरफुली देखना और हो सके तो इसको ज़रूर से नोट करना, बिकॉज बहुत ऑथेंटिक नोट्स है ये, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, समावेशी विकास, ठीक है। इन सबको एक एक जो है ये 7 प्राथमिकताएं जिस पर बजट में दी गई हैं, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। देखो, अंतिम छोर तक पहुंचना, अगला है युवा शक्ति, अगला है वित्तीय क्षेत्र, उसके बाद है हरित विकास, उसके बाद है क्षमता उभारना और उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग है या फिर बजट के अलावा दूसरा शब्द है? प्लस किस आर्टिकल में है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, ओके। सो हम चलते हैं, अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले है सबका साथ सबका विकास यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास कैसे होगा, हम उसके ऊपर सारी बातें करेंगे, क्योंकि 7 जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से समावेशी विकास सबसे पहले लिया गया है, ठीक है। तब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है कृषि और सहकारिताओं के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, जिससे किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान हो सके। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि आपको अच्छे से पता है कि कितने लोग जो फार्मर्स हैं उसमें से कितने पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको बीज के बारे में या फिर खाद के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, तो उनको बीजों से रिलेटेड या फिर खाद से रिलेटेड जानकारी देने के लिए ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ओके। होपफुली समझ में आया होगा। दूसरा देखो, ANV बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, यानी उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। बागवानी फसलें कौन सी होती हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं आप लोग, ठीक है। आगे देखो, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने, यानी श्री अन्न। ये UPSC प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो, जो सर्विसेज के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर से इसे देखें। सो आगे देखो, श्री अन्न अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना, ओके। आगे है कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, किस चीज़ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना, कोष की स्थापना करना, ठीक है। लक्षित निधियां देखो क्या है, पशुपालन, डेयरी कार्य, मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पशुपालन है, डेयरी कार्य है और मत्स्यिकी क्षेत्र, इन तीनों को कितने लाख रुपए दिए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए इनके लिए आवंटन की गई है, ठीक है।
आगे देखो, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, यानी उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाना। ठीक है, ये देखो ग्राफ है, ये रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का है और ये कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण में वृद्धि है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से बता रखा है, तो होपफुली आपको समझ आएगा। आगे देखो, अब आते हैं हम सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास में हेल्थ के ऊपर। ओके, हेल्थ में देखो क्या है, सबसे पहले 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की मिशन शुरू करना। ठीक है, आगे देखो, फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम को शुरू करना। आगे देखो, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ओके, अभी देखो, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो GDP व्यय हुई है, ये वो है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते, एक सेकेंड, सॉरी ये क्या हो गया। देखो अगला, देखो इसमें क्या है, शिक्षा और कौशल के ऊपर है। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना। अगला है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। उसके अगला है पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करना। ओके, तो ये हमारा किस पे था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे था। ठीक है, अब हम आते हैं सभी के लिए जो सुविधाएं की बात की गई हैं उसके ऊपर। ओके, देखो सभी के लिए जो सुविधाएं की गई हैं वो क्या हैं। देखो, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन के लिए, SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। ठीक है, आगे देखो, PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2 से 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया गया। PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। ठीक है, आगे देखो, 47.1 करोड़ PM जनधन बैंक खाते खोले गए। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके। ठीक है, उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन। यानी क्या है, ये वो चीज़ें हैं क्या कि जो समावेशी विकास की उपलब्धियां थी 2021 और 22 की। ठीक है, तो ये उपलब्धियां हमने देख ली कि ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन मिला है ना, 11.7 को परिवार को शौचालय मिला। ठीक है, तो ये था उपलब्धियां हमारी थी। अब यहाँ देख लो, वृद्धि लोचदार बनी रही, बेरोजगारी दर 4 वर्षों की निम्न थी। ठीक है, तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अंतिम छोर तक पहुँचना। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या बातें हैं। प्रधानमंत्री PBTG की विकास मिशन शुरू करना। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता देना। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षक की भर्ती करना। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत यानी श्री की स्थापना करना। ठीक है, अंतिम छोर तक पहुंचना है, यानी ये मिशन है, हमें यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, अब आगे देखो, एक सेकेंड, हाँ, अब आगे देखो, अवसंरचना और निवेश। ठीक है, अगला हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। तो देखो, अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या करना, गुणक प्रभाव। एक सेकेंड, गुणक प्रभाव। ठीक है, उसके बाद है विकास और रोजगार में वृद्धि करना। ओके, आगे देखो, अब क्या करना है इसमें किन चीज़ों पे बल दिया गया, हम उस चीज़ को देखते हैं। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। ठीक है, एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो रहा है, हो तो गया, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड ना, सॉरी प्लीज़, हाँ अब ठीक है। देखो, अब संरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय है ये। पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करना है। UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी संरचना का सृजन करना। ठीक है,
ये अवसंरचना और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आगे देखो, क्षमता उभारना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो हम बात करते हैं। देखो, क्षमता उभारना यानी आस्था आधारित सरकार। देखो, पहला उपाय क्या है, और ये पहले उपाय हैं क्षमता उभारने के लिए, और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, साइड में ये रिजल्ट है। तो हम पहले उपाय डिस्कस करते हैं। भारत में एआई का निर्माण, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण 3 शैक्षणिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना। दूसरा है राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना। तीसरा है विवाद से विश्वास 1 एमएसएमईज के लिए लचीला संविदा निष्पादन। ठीक है। अगला है विवाद से विश्वास 2 सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम बनाना। अगला है ई कोर्ट का चरण 3 शुरू करना। ई कोर्ट फ्रेंड्स, ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि किस लिए आया है और क्यों आया है। ठीक है। आगे देखो, व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु एनईटीटी डिजी लॉकर की स्थापना करना। ठीक है। आगे देखो, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। आगे है प्रयोगशाला में निर्मित हीरा एलजीडी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और अनुदान। ओके, अब हम आते हैं, अगर ये हमें मिल जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो, कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान संभव हो सकेगा। स्टार्टअप्स और अकादमिक द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत मतलब होता है ना, कभी कभी हम डेटा तक नहीं पहुंच पाते या फिर हम बाधित हो जाते किसी न किसी कारण से, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एसएमईज को राहत देना। ठीक है। आगे है सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान करना। उसके बाद है कारगर न्याय प्रशासन। अगला है व्यावसायिक पारितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा सुमाध्य करना। फ्रेंड्स, देखते हो ना, मतलब डाटा लीक हो जाता है, या फिर आप अभी रिसेंटली एम्स में जो जितने भी वो पेशेंट थे उन सबकी डाटा लीक हुई थी, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ना। अब टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन आपकी किसी और के हाथ में चली जाती है, तो इनसे हमें बचना, तो ये उससे हमें बचाएगा। अगला है रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के अवसरों का उपयोग करना। उसके बाद है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना। ओके, अब चलते हैं हरित विकास के ऊपर। देखो, हरित विकास में क्या है, हरित ऋण कार्यक्रम स्टार्ट करना, यानी संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए EPA के तहत अधिसूचित किया जाना। उसके बाद है संधारणीय पारितंत्र विकास, तट रेखा के साथ साथ मैनग्रोव पौधारोपण के लिए मिस्ट्री की शुरुआत करना। ठीक है। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन करना। उसके बाद है PM प्रणाम की शुरुआत, यानी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, यानी 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र। ठीक है। आगे देखो, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाएंगे। ओके, अन्य पहले देखो क्या है, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। उसके बाद है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना। उसके बाद है ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा देना। उसके बाद है पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन करना। ठीक है। आगे देखो, अमृत पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी, कॉन्सेप्ट हम एक एक डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, आप लोग कहीं टॉपिक से हट जाओ। ठीक है। देखो, अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को किससे संकेत दिया गया है, अमृत पीढ़ी के नाम से इनको पुकारा गया। देखो, PMKVY 4.0 की शुरुआत, यानी जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको बता दूं, जो ये कोडिंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक है या फिर 3D मुद्रण है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। आगे देखो, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय, यानी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना। उसके बाद देखो, यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्य को प्रोत्साहन करना। यूनिटी मॉल में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये याद रखना, यूनिटी मॉल
छोटे छोटे जो शब्द है ना, ये यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या हुआ। जैसे यूनिटी मॉल है तो इसका सर्वोत्तम वर्णन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, तो आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ आगे चलते हैं हम। सॉरी ओके, देखो ये भगवान, सॉरी 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 प्लीज़। एक्चुअली ना ये जिस जिस जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वहाँ से हो नहीं रही है, तो मैं कहीं और से कर रही हूँ, तो इस वजह से बार बार इस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम देखते हैं हमारा वित्तीय क्षेत्र में किन किन चीज़ों पर बल दिया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना करना। ठीक है, जिसमें ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना करना। इसमें क्या होगा, कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। ठीक है, एमएसएमईज के लिए गारंटी स्कीम। ठीक है, इसमें 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार किया गया है। आगे देखो, महिला सम्मान बचत पत्र, यानी महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष अवधि के लिए 12वीं नई लघु बचत योजना की शुरुआत होगी। आगे देखो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ओके, अन्य पहले देखो क्या है, जीआईएफटी आईएफएससीसी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायी को तैयार करना है। ओके, तो ये हमारा वित्तीय सेक्टर था। अब हम आते हैं राजकोषीय प्रबंधन पे। ठीक है, अब ऊपर जो भी है उनमें कितना क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राज्य को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। मुझे आप कमेंट में बताओ कि पूंजीगत व्यय से क्या मतलब है। ठीक है, आगे देखो, राज्य को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजी व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंध होंगे। ओके, आगे देखो, राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी, ठीक है, का 3.5% यानी 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए संबंध किया जाएगा। आगे देखो, राजकोषीय समेकन, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है हमारे बजट में। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो बीच में ग्राफ दे रखा है, तो मैं इसको नहीं समझा रही हूँ, तो आप इसे देख लेना। ओके, हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। सी, कर प्रस्ताव। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ क्या होगा। ओके, सबसे पहले देखो, उच्चतर निर्यात बढ़ेगा, उच्चतर घरेलू विनिर्माण में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा, हरित ऊर्जा और गतिशीलता बढ़ेगी। ठीक है, अब निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन से क्या लाभ होंगे उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात में क्या होगा, पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए हमें ये अपनाएंगे। ठीक है, मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात यानी मूल्यवर्धन को बढ़ाना है। डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल, इसमें क्या करना, रसायन उद्योग के लिए इसका उपयोग होगा। श्रिम्पअप आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट, यानी अधिकाधिक समुद्री निर्यात के लिए। ठीक है, ये लाभ हैं इनके, एक एक पॉइंट है जो इन्हीं के लाभ हैं ये। ठीक है, प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए बीज। ठीक है, यानी एक सेकेंड, हाँ, निर्यात संवर्धन। कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखना, यानी एसएमईज के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखो, मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए। ठीक है, एक साथ लाने के लिए क्या करना होगा, शुल्क अपवंचन जो है उसको रोका जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देख लीजिए प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, हमने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव देखा, अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देखो, अनुपालन के बोझ को कम करना, गतिशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों का कर राहत प्रदान करना। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया जाएगा। ठीक है, औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई। ठीक है, आगे देखो, इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। ठीक है, ये है इसका डेट ग्राफ, तो आप इसे देख लेना। ठीक है, अब देखो, नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7 लाख कर दिया गया है।
तो यहाँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट प्लीज़ बहुत प्रॉफिटफुल है, तो देखिएगा ज़रूर। देखो आगे, नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37 से घटाकर 25% किया गया है। ठीक है, आगे देखो, वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। ओके, आगे देखो, गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखो, उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण अगर करते हैं, कर में हम लोग सरलीकरण करते हैं तो उद्योगों को क्या लाभ होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर ग्राफ है वो मैं समझाऊंगी नहीं, उसके आगे मैं सीधे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, देखो, प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और व्यवसायिक के लिए सीमा बढ़ाना, यानी 95% प्राप्तियाँ नगद रहित होंगी। दूसरा, एमएसएमईज के लिए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट का कर का लाभ देना होगा। ठीक है, दूसरा, पीएससीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा निर्धारित की गई है। अगला है, सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ की उच्चतर सीमा तय की गई है। ठीक है, आगे देखो, स्टार्टअप के लिए, ये जो था ये सहकारी समितियों के लिए था, अब ये आता है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार। दूसरा है, स्टार्टअप्स की शेयरधारिता को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तन करने पर हानि को अग्रहित करने का लाभ होगा। ठीक है, अब आते हैं युक्तिकरण। ठीक है, देखो, पहला, केंद्र और राज्य के संविधि द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट दी जा रही है। क्या है, देखो, 31 मार्च 2025 तक आईएफएफसी यानी जीआईएफटी की सीटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो ग्राफ है, रुपया कहाँ से आता है ना कहाँ जाता है, तो वो है, तो मैं उसको समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये पीडीएफ है, तो आप लोग देख सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो, मैं वहाँ तक लेके जाऊंगी आपको। बस चलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस किस मंत्रालय को कितने लाख रुपए आवंटित किए गए हैं हमारे बजट में। सबसे पहले देखो, रक्षा मंत्रालय है सबसे ऊपर, 5.94 लाख करोड़ रुपए इसको आवंटित किया जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, रेल मंत्रालय को कितना दिया गया, 2.41। ठीक है, अगला है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को कितना दिया जा रहा है, 2.06 लाख करोड़। ठीक है, गृह मंत्रालय को इतना गया है 1.96 करोड़। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को कितना दिया गया, 1.78 लाख करोड़। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितना दिया गया, 1.60 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला कृषि एवं किसान मंत्रालय को कितना दिया गया, 1.25 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को कितना दिया गया, 1.23 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो योजनाएं हैं उनके लिए कितने धन आवंटित किए गए थे 2022 में, 23 में और 2023-24 में क्या हिसाब है। ठीक है, सबसे पहले देखो, फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास, जिसमें से 2022-23 के बजट में आप देखोगे क्या है, 100 है, जबकि 2022-23 में कितना है, 1250 है। ठीक है, और जल जीवन मिशन में क्या है 2022-23 में 60,000 और 2023-24 में लक्ष्य कितना है, 70,000 प्राप्त करना है। ठीक है, आगे देखो, एकलव्य, ये करोड़ रुपए हैं, ये कोई लक्ष्य नहीं है, करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। ठीक है, इनके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 2022-23 2000 स्कूल थे, जबकि 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें देखो 2023-24 में क्या है, 5943। ठीक है, पैसे करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में देखो 2022-23 में क्या था, 48,000, जबकि 2023-24 के बजट में कितना है, 79,590 इतना। ठीक है, आगे है ईवी का त्वरित अंगीकरण और निर्माण फेम में, यानी 2022-23 में देखोगे क्या था, 2,908 और 2023-24 में कितना है, 5,172। ठीक है, पूर्वोत्तर विशिष्टीकरण अवसंरचना विकास, पूर्वोत्तर यानी 7 स्टेट, आपको पता है ये हमारे इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं।
वैसे तो मुझे मैप बनाना नहीं आता, बट अगर बुरा बन गया तो बुरा मत मानना। वैसे तो बनाती हूँ अच्छा हूँ, बट इसमें अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं वीडियो कहीं और से बना रही हूँ, ठीक है। सो पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स देखो, अब राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, राजस्व व्यय है और प्रभावी पूंजीगत व्यय है। यहाँ पर हमारा बजट ख़त्म होता है। ये हमारे बजट की मुख्य विशेषताएं थी। उपलब्धियाँ क्या रहीं, हमें क्या करना है, किस फील्ड में किस मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, हमने वो सब देख लिया। छोटे छोटे टर्म्स थे जो हमने वो भी देख लिया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप उसको भी देखिएगा और होपफुली कि आपको बजट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा फिर भी अगर समझने की कोशिश करोगे तो आ ही जाएगा। और कोई इश्यू है तो इश्यू से रिलेटेड मुझे कमेंट करो और मैं फिर देखती हूँ क्या कमेंट है आपका। प्लस इग्नू की डेट शीट में भी आ गई है, तो आपके एग्ज़ाम जैसे कि 2 सेशन में होते हैं, जून और दिसंबर में होता है, तो जिसको एग्ज़ाम देना वो डेट शीट भी डाउनलोड कर सकता है। और एक चीज़ और कि हम हमेशा जो हमारे सेंटर होता है हम नहीं देखने जाते, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 1 मिनट देरी करना बहुत गलत हो जाता है, 1 घंटा पहले जाना बहुत अच्छा होता है। सो पहले आप लोग अपने जाके विजिट यानी अपने सेंटर को विजिट करें, आपका सेंटर जहाँ भी है देखें, फिर अगले दिन ईजिली पेपर देने जा सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें। ओके, थैंक यू।